हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉफुल योर्स। हिमांशी यादव दिस साइड। हम कवर करेंगे सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि किस वे में आपको आंसर लिखना है और आंसर में क्या लिखना है। तो आई होप उसके थ्रू आप खुद से आपके नोट्स बनाएंगे और आंसर भी प्रॉपर लिख पाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन सीआरपीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स आता है तो इसमें सबसे पहले आपको कौन से सेक्शन के अंदर क्लासिफिकेशन बता रखी है इसके बारे में बताना होगा। जो हमारी क्रिमिनल कोड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो हमारी सेक्शन 6 के अंदर बता रखी है। तो सबसे पहले आपको इसी के बारे में बताना होगा। अब इसके अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन है, 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। वो 4 कैटेगरीज कौन सी है? कोर्ट्स ऑफ सेशन, द सेकंड वन इज़ JMIC मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ है वहाँ पर MM मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इन दोनों की पावर भी सेम होती है। द थर्ड वन इज़ JMSC। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, JMSC तो सबसे पहले कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, मगर JMIC को JMFC भी बोला जाता है। इट्स अ रोमन नंबर I जिसका मतलब फर्स्ट होता है, और F फर्स्ट का जो फर्स्ट लेटर होता है। तो JMIC और JMFC के नाम से भी जाना जाता है। अब थर्ड वन है हमारा JMSC, और जो फोर्थ वन है वो हमारा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सबसे पहले हम बात करेंगे सेशन की। तो मेनली हमारा इनके अंदर ही डिवाइड कर रखा है। ये हमारा जो सेक्शन 6 है CRPC वो कहता है। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया वो एरियाज़ होते हैं जो गवर्नमेंट ने एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ घोषित कर रखा है, जिनकी पॉपुलेशन माना जाता है 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ये एक क्राइटेरिया होता है। अब हम सबसे पहले जब भी इन कैटेगरीज या इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाए तो आपको हर एक कैटेगरी के बारे में कि हाँ सेशन कोर्ट्स को कौन इस्टेब्लिश करता है, किसके द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, कौन इनके जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करता है, ठीक है, और इनके अलावा कौन कौन से ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो भी लिखना होगा, और क्या क्या उनकी ड्यूटी होती है। अगर वो प्रेजेंट नहीं होते तो वो ड्यूटी किसको ट्रांसफ़र हो जाती है, और क्या क्या उनकी पावर्स होती है, ये सब आपको लिखना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेशन जज से। जो सेशन जज है वो स्टेट गवर्नमेंट हमारी इस्टेब्लिश करती है। जो सेशन जजेस जो होती हैं उनको हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। सेशन जज के अलावा एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट किया जा सकता है। बट अब सबसे पहले सेशन जजेस को कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9 कहता है कि ए कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी एस्टेब्लिश फॉर एवरी सेशन डिवीज़न। हर एक सेशन डिवीज़न के लिए जो हमारे कोर्ट ऑफ सेशंस है उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए। कोर्ट ऑफ सेशन शैल हैव प्रिजाइडिंग जजेस नेम एज सेशन जज। उनका जो जजेस हैं उनको किस नाम से प्रिजाइड किया जाएगा? एज अ सेशन जज किया जाएगा, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकता है, प्लस असिस्टेंट सेशन जज भी कर सकता है, बट सेशन जज सुपीरियर होता है। इसके अंडर ही आपके एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज होते हैं। सेशन जो कोर्ट्स होती हैं उनके अंदर एडिशनल सेशन कोर्ट्स भी इंक्लूड की जाती है जब सेशन कोर्ट की बात आती है। असिस्टेंट सेशन कोर्ट जो होती हैं वो सेशन कोर्ट की हमेशा सबऑर्डिनेट होती हैं, और जो सेशन कोर्ट्स का जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है असिस्टेंट सेशन कोर्ट्स के अंदर। तो उसकी रिगार्डिंग सेशन कोर्ट्स रूल्स फ्रेम करती है ताकि एक प्रॉपर वे में वर्क चलता रहे। जो एडिशनल और असिस्टेंट सेशन कोर्ट्स है वो ट्राई करते हैं हमेशा जो अर्जेंट एप्लीकेशंस आती है जब सेशन कोर्ट नहीं बैठती, तो उसकी एब्सेंस में जो अर्जेंट एप्लीकेशन आती है वो हमेशा एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन कोर्ट्स ही ट्राई करती है। अगर एडिशनल और असिस्टेंट सेशन कोर्ट्स भी नहीं आ रही तो उसमें कौन करेगा? तो हमारे उस कंडीशन के अंदर कौन करेगा? हमारा CJM।
ये बात कहाँ कही गई है? सेक्शन 10 के अंदर कहा गया है अगर सेशन जज या नहीं आया तो आपका कौन करेगा? तो आपका असिस्टेंट और जो और एडिशनल सेशन जज है वो करेंगे। अगर एडिशनल सेशन कोर्ट भी नहीं आई प्लस आपका असिस्टेंट सेशन कोर्ट भी नहीं आई तो उस कंडीशन में कौन करेगा? उस कंडीशन में सीजेएम करेगा। ये हमारा सेक्शन 10 कहता है। अब ये है इनके पास पावर, मैंने कहा ना इसमें अब आपको और क्या चीज़ बतानी है, पावर के बारे में भी बताना है। तो क्या पावर है, क्या पनिशमेंट है? तो सेक्शन 28 कहता है, सेक्शन 28 कहता है इस कोड का कि जो सेशन जजेस है या एडिशनल सेशन जजेस है वो कोई भी सेंटेंस है प्रोनाउंस कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस प्रोनाउंस कर सकते हैं। बट जो आपकी डेथ सेंटेंस है, जो डेथ सेंटेंस है वो हमेशा एचसी से मतलब हाई कोर्ट से अप्रूव लेने के बाद ही दी जा सकती है। तो मतलब जो हमारे सेशन जज है उनके पास सारी पावर्स है सेंटेंस देने की। वो कोई भी इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, कितना जुर्माना भी दे सकते हैं, बट उनका एक लेवल होता है। इसके अलावा डेथ सेंटेंस भी वो दे सकते हैं हाई कोर्ट से अप्रूव लेने के बाद में। ये ज़रूरी है कि डेथ सेंटेंस के केस में हाई कोर्ट से अप्रूव लिया जाए, वहाँ से कंफर्म किया जाए। जो असिस्टेंट सेशन जज है, अब मैंने बताया था आपको जो एडिशनल और जो हमारे सेशन कोर्ट्स हैं और जो एडिशनल कोर्ट्स हैं उन दोनों के पास यही पावर है। बट जो हमारे असिस्टेंट सेशन जज है वो उससे सब ऑर्डिनेट है, तो उसकी पावर सेशन और जो हमारे एडिशनल सेशन कोर्ट्स हैं उनके मुकाबले कम होती है। तो उनके पास सिर्फ इतनी ही पावर होती है कि वो 10 साल तक की जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट वो दे सकते हैं, मगर 10 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती। और वो डेथ सेंटेंस भी नहीं दे सकते और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं दे सकते हैं। ये सेक्शन हम 11 के अंदर कह रखा है। मतलब इसके अंदर तो आपकी किसकी पावर बता रखी है? पावर बता रखी है आपकी सेशन कोर्ट की, सेशन प्लस में आपका जो एडिशनल सेशन है उसकी, और सेक्शन 10 के अंदर आपका असिस्टेंट सेशन कोर्ट्स की पावर बता रखी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मैं दोनों की बात करना चाहूँगी, दोनों के इन सब के बारे में बताऊँगी, एक एक करके बताऊँगी हर एक को डिटेल में। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, इसके बारे में हमें सेक्शन 11 बताता है। ये कहता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ को छोड़ के वहाँ पर फर्स्ट क्लास प्लस में सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास भी होना चाहिए और सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होना नेसेसरी है। तो दोनों ही कौन से इसके अंदर आते हैं? जेएमआईसी और जेएमएससी दोनों की प्रोविज़न सेक्शन 11 के अंदर आपके आते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वही हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट भी किसी स्पेशल मैटर को ट्राई करने के लिए भी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट कर सकती है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं उनके, वो हाई कोर्ट ही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर भी किया है जो पोस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स है वो एक बहुत ही ऑनर की है। तो यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो आपके जजेस हैं उनको बिहेवियर भी उनकी पोस्ट की डिग्निटी के हिसाब से ही करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं इनकी क्या पावर होती है पनिशमेंट की। तो सेक्शन 29 कहता है, सेक्शन 29 कहता है, ये कहता है कि जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, जेएमआईसी एंड जेएमएससी। जो जेएमआईसी होते हैं, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, ये वो सेंटेंस पावर, इनकी पावर होती है कि ये 3 साल तक की जो सज़ा है वो सुना सकते हैं, प्लस 5,000 तक का फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं, या फिर बोथ
बट जो आपका सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट है उसके पास इतनी पावर नहीं है, उसके पास सिर्फ इतनी पावर है कि वो 1 साल की इम्प्रिजनमेंट दे सकती है प्लस आपका 1000 रुपीज़ का फाइन भी इम्पोज कर सकती है या फिर बोथ, बट इससे एक्सीड नहीं कर सकती। तो दोनों की पावर सेक्शन 29 के अंदर बता रखी है। आई होप आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे इन्हीं के अंदर कुछ प्रोविजंस और एक्स्ट्रा आते हैं, जैसे कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है इसका प्रोविज़न आपका सेक्शन 12 के अंदर दे रखा है। इसमें कहा गया है, ये कोड कहता है कि एक या एक से जो एक कोर्ट होती है CJM की, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट या फिर एडिशनल चीफ जस्टिस जो मैजिस्ट्रेट होता है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करनी ज़रूरी होती है। और जो हाई कोर्ट है उसे उसी के पास पावर होती है, वही अपॉइंट कर सकता है इस पोस्ट के ऊपर किसी भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। JMIC ही अपॉइंट किया जाता है एज अ CJM। ठीक है, इसकी पावर क्या है? सेक्शन 29 के अंदर ही पावर्स के बारे में बता रहे, तो CJM की भी पावर 29(1) के अंदर ही बता रखी है। इसके अंदर कहा है कि जो CJM है हमारा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, वो कोई भी स्टेट सेंटेंस है वो पास कर सकता है, एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, एक्सेप्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जो टर्म है वो 7 ईयर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब 7 ईयर तक की सज़ा, 7 साल तक की सज़ा हमारा CJM दे सकता है, बट इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। मैंने अभी यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में भी बात करा था, तो अब मैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की बात करूँ। सेक्शन 16 CRPC हमें मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में बताता है कि ये हमेशा एज़ पर रिक्वायरमेंट ही मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश की जाती है जितनी रिक्वायरमेंट है किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर। इनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो वहाँ के जो हाई कोर्ट है वही अपॉइंट कर सकती है। अब बात करते हैं इसकी पावर क्या है। तो सेक्शन 29 MM की भी आपका इसकी भी जो पावर है वो सेक्शन 29 क्लोज 4 के अंदर डिफाइन कर रखी है। इसमें कहा है कि इसके पास वही सेम पावर होती है जो आपके JMIC के पास होती है। इट मीन्स इसके पास पावर है कि ये 3 साल तक की सज़ा बता सकता है, सज़ा दे सकता है, प्लस 5000 रुपीज़ तक के फाइन को भी इम्पोज कर सकता है। अब इसके बाद अगर जैसे हमारे यहाँ पर JMIC के ऊपर CJM भी होते हैं, इस तरह ही जो आपके मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में MM पर आपके चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स भी होते हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है आपके सेक्शन 17 के अंदर डिफाइन कर रखें। सेक्शन 17 कहता है कि 1 चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट हर मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है, इसकी जो पावर्स है वो वही है, वो सिमिलर और इसके अलावा प्रोविज़न है कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया जा सकता है। हाई कोर्ट ही अपॉइंट करती है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को ही, किसी भी एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को एज अ CMM, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब इसकी पावर क्या होती है? इसकी पावर वही होती है जो आपके CJM की पावर होती है। जो आपके इसकी पावर है वो वही सेम पावर है जो इसकी होती है। इट मीन्स इसकी पावर है कि ये 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजमेंट इम्पोज करवा सकता है, सेंटेंस दे सकता है। अब इसके बाद स्पेशल कोर्ट्स जैसे हमारे यहाँ पर होती है, इसी तरह मैजिस्ट्रेट जो हमारे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होती हैं इसके अंदर भी स्पेशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स अंडर सेक्शन 13 आपकी स्पेशल
मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी अपॉइंट की जा सकती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर केसेस को ही हैंडल करने के लिए, और जनरली इनका टाइम पीरियड 1 साल तक का ही होता है और वो टर्म चेंज भी किया जा सकता है, 1 साल के बाद दोबारा से एक्सीड भी किया जा सकता है। अब इसके बाद में हमारा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमारा सेक्शन, ये हमारा लास्ट बच रहा है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में सेक्शन 20 कहता है। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या कहता है? ये कहता है कि जो कोर्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वही एस्टेब्लिश करती है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर और मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर भी। उतनी ही ये इस्टेब्लिश की जाती है जितनी रिक्वायरमेंट उस एरिया के अंदर होती है। इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही एक आपका एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया जाता है। यही आपका एक, इन्हीं में से एक को आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया जाता है। इसी तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है वो भी सब डिवीज़न के अंदर अपॉइंट किए जा सकते हैं। जो सेक्शन 21 है ये प्रोवाइड करता है कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट को भी अपॉइंट किया जा सकता है इन सर्टेन स्पेशल मैटर्स फॉर, वो सिर्फ स्पेशल मैटर्स ही करेंगे हैंडल, और फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक मतलब ड्यूरेशन उनके लिए तय होती है। इसके अलावा पावर क्या होती है हमारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की? इसकी पावर क्या होती है? इसकी पावर होती है जो हमारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होती हैं उनकी जो पावर्स है वो पावर्स होती हैं जो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट देती है वही पावर्स इनके पास मिलती है। मतलब इनकी पावर कौन देता है? इनको देने वाली होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जहाँ तक है सबऑर्डिनेशन की बात, एक इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है कि सबऑर्डिनेशन की कौन सी कोर्ट किसके सबऑर्डिनेशन में है। तो इन शॉर्ट सुन लिए, जो आपका CJM होता है वो सबऑर्डिनेट होते हैं। कौन सबऑर्डिनेट करता है इसको? सेशन कोर्ट करते हैं। CJM को सेशन कोर्ट्स मीन्स सेशन कोर्ट्स आपकी इनको CJMs को सबऑर्डिनेट करती हैं। जो अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो बाकी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होते हैं, जो कि जनरल को एज एक तरह से देखेंगे सेशन के अंदर ही आते हैं। जो आपके चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वो भी कोर्ट्स ऑफ सेशन के अंडर से ही आते हैं। इसके अलावा जो अदर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है वो सबऑर्डिनेट होते हैं आपके चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के अंडर। जितनी भी आपके जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होती हैं ये आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट या फिर मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़कर वो बाकी सब आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बच गए हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही अंदर सबऑर्डिनेट होते हैं। और जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को छोड़ के वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही सबऑर्डिनेट किए जाते हैं, जिसके ऊपर जनरल कंट्रोल आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ही होता है। आई होप सबऑर्डिनेशन का टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए, तब तक इसके नोट्स बनाइए और